भाई रियल एस्टेट ने लोगों को अरबपति बना दिया और करोड़पति तो पता नहीं कितनों को बना दिया। बड़े बुजुर्ग कह गए सबसे खरा सौदा जमीन का सौदा, प्रॉपर्टी कहो रियल एस्टेट कहो। दोस्तों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो प्रॉपर्टी लेना सबसे अच्छी चीज़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपके नाम पे एक फिजिकल चीज़ हो जाती है, उसमें आपके साइन वाइन हो गए, आपके नाम हो गए, ना कोई चुरा सकता ना कोई ले जा सकता, रेंट भी मिलता है, एप्रिसिएशन भी मिलती है, टेंशन भी नहीं रहती। ठीक है, एक तरीके से लॉन्ग टर्म की एफडी करके रख दी। वहीं अगर हम देखें 2024, अब जो सिनेरियो पिछले 2-3 साल से चला आ रहा है, तो यूथ को लगता है कि सबसे बढ़िया चीज़ है इक्विटी, मतलब शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। यहाँ पर हम डेली कमा सकते हैं, घंटों में कमा सकते हैं, मिनटों में कमा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मल्टीपल फुल टाइम्स कमा सकते हैं, और लिक्विडिटी भी है। आज का ये जो हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट वर्सेस इक्विटी, YouTube पे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से एक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर अपनी राय दी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसमें अपनी फिलॉसफी बताई है, एक्सेल का यूज़ किया है, कैलकुलेशंस दिखाई हैं, जो हम इस वीडियो के अंदर नहीं करने वाले। हम बात करेंगे फैक्ट्स के ऊपर, हमारे एक्सपीरियंस, ठीक है, जो हमने आपके लिए नॉलेज गैदर करी है, हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरा वादा है कि ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर साबित होगा और आपको हेल्प करेगा आपके फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में। मगर मैं आपको ये बता दूं, कोई भी हमारी जो राय है वो कहीं पर भी इन्वेस्ट करने के लिए आपको हम नहीं फोर्स कर रहे हैं, ना हमको सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि हम ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के कहीं पर भी उसको आप लगाएं, ठीक है, बट आप अगर स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हमेशा राय लें, ठीक है, अपनी खुद की नॉलेज के बेसिस पे इन्वेस्ट करें। अगर आप रियल एस्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ के बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, उनकी राय ले सकते हैं। बट ये वीडियो क्योंकि आप लोगों को अवेयर करेगा, आपको रियल एस्टेट और फाइनेंस की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों से रूबरू कराएगा। वेलकम टू मनी फंडाज, आपका अपना फाइनेंशियल दोस्त। आज का ये वीडियो आप लोगों को डीप में समझाएगा इन दोनों के डिफरेंस पे, क्योंकि दोस्तों हम अगर बात करें रियल एस्टेट की या इक्विटी की, ये दोनों ही क्या है, ये एसेट्स हैं, ठीक है। अब जब हम इन एसेट्स की बात करेंगे तो सबके अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये जो भी आज आपको नॉलेज मिलने वाली है, इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ये ऑब्वियसली हमने रिसर्च करा है, नॉलेज गैदर करी है, साथ के साथ मेरी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं एसेट्स के बारे में, जिसमें रियल एस्टेट और इक्विटी या स्टॉक्स के बारे में हम समझ रहे हैं। बेसिकली इन दोनों का पर्पस क्या है? यहाँ पर कोई भी जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा लगाता है, ठीक है। पैसा क्यों लगाता है? कि उसको ग्रोथ चाहिए। अब यहाँ पर मकसद क्या है इन्वेस्टर का, या आप ही हो, अगर आपको पैसा लगाना है तो आप ये चाहोगे ना, भैया मेरा पैसा जहाँ ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा वहाँ पर मैं अपना पैसा लगाऊंगा। मगर इन दोनों में क्यों आज तक रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा फेवरेट ऑप्शन बना हुआ है, इसका एक लॉजिक समझ लेते हैं। पहले तो देखो, रियल एस्टेट बुरा नहीं है, ना आज ना पहले, मगर क्यों फेवरेट बना हुआ है पहले वो समझो। क्योंकि इतने सालों से, 10 साल 20 साल से लोगों को जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया चीज़ लगती थी वो रियल एस्टेट लगती थी, क्योंकि उनका एक जमा पूंजी है जिसको ग्रो करना है। सबको पता है कि जो ज़िंदगी जो चल रही है इस धरती के ऊपर, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो जगह है, जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है। हर किसी को रहने के लिए क्या चाहिए? स्पेस तो चाहिए। ऑब्वियसली जब लोग बढ़ते जाएंगे, स्पेस कम होता जाएगा, तो ग्रोथ तो आनी ही आनी है। तो ये भी एक रीज़न है कि सबको पता है कि अगर मैं रियल एस्टेट के अंदर अपना पैसा डाल दूंगा तो वो डूबेगा नहीं, वो मेरे को एक बहुत हाई रिटर्न नहीं देगा, तो कंपैरेटिवली जो एक ठीक ठाक रिटर्न मिलता है सालाना,
एक एवरेज, मैं ये नहीं कह रहा हर साल ही बढ़ेगा, यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान कर रहे हो तो रियल एस्टेट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब एवरेज देखी जाती है तो ये भी एक अच्छा रिटर्न दे रहा है या देता है। और अगर कहीं ग्रोथ आ गई, कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज आ गई या कहीं पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, तो फिर हम क्या ग्रोथ पाएंगे वो तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। हो सकता है पैसा हमारा 2-4 साल के अंदर ही 10 गुना 20 गुना हो जाए, और ऐसा हुआ है भाई। रियल एस्टेट ने लोगों को अरबपति बना दिया और करोड़पति तो पता नहीं कितनों को बना दिया। चलो इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल समझते हैं। हम लोगों की क्या बात करें, हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं सिर्फ। हम सबको पता है कि आज दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना कितना एक्सपेंसिव है। और जब दिल्ली से लोग, क्योंकि यहाँ पर पूरी इंडिया से दुनिया से लोग पढ़ने काम करने आते हैं, तो जब दिल्ली कंजेस्टेड हो गई, जब एनसीआर डेवलप हुआ, चाहे हम नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, तो यहाँ पर रियल एस्टेट ने क्या धूम मचाई, लोगों को अरबपति बनाया, करोड़पति बनाया। बिल्डर्स लाइक डीएलएफ, एटीएस, ठीक है, और बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिन्होंने पता नहीं कितनी ग्रोथ करी। तो रियल एस्टेट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर हमको अगर एप्रिसिएशन मिल रही है तो साथ के साथ रेंट भी तो मिल रहा है। अगर वो हम अपने रहने के लिए नहीं यूज़ कर रहे तो डबल तरीके से हम लोगों को फ़ायदा है, एक रेंट मिल रहा है और दूसरा हमको एप्रिसिएशन मिल रहा है। अब तक हमने बात करी पॉजिटिव बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस की, भाई रियल एस्टेट में ऐसा हो सकता है। मैं अभी भी यही बोलना चाहूँगा, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, मगर रियल एस्टेट के कुछ डीमेरिट्स, कुछ नेगेटिव साइड्स भी देखनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप प्लानिंग करने जा रहे हो तो अगर आपको ये नेगेटिव्स पता होंगे उसके हिसाब से आप प्लान करोगे। और हमेशा रियल एस्टेट एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, कि मैं मल्टीपल जगहों पे अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, एक ही गुल्लक में नहीं डालूंगा, तो रियल एस्टेट भी एक ऑप्शन हमेशा रहेगा। तो पॉजिटिव बातें हो गई, थोड़ा सा नेगेटिव या डीमेरिट्स भी समझ लेते हैं, ताकि आपको प्रिपेयर अपने आप को करना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो अब दोस्तों वो ज़माना चला गया जहां पर आपको स्मॉल कैपिटल में काम हो जाता था कि हमें 50,000 पड़े हैं, लाख पड़े हैं, 2 लाख पड़े हैं, तो चलो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक सिग्निफिकेंटली एक अच्छा अमाउंट चाहिए, कम से कम अगर मैं बात करूँ तो 20-25 लाख से शुरुआत होती है, ठीक है, अच्छी लोकेशन वगैरह शुरुआत, वरना तो अपर तो कोई लिमिट ही नहीं है। अब 50 करोड़ 100 करोड़ भी कम है, ठीक है, मगर एक शुरुआत की मैं बात करता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं लोन की। ऑब्वियसली अगर आप एक प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, चाहे प्लॉट है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, तो सबके पास सारा अमाउंट नहीं होता देने के लिए, तो हमें लोन लेना ही पड़ता है। लोन बेसिकली क्या लगता है, लोन इज लाइक अ बर्डन, कि अब हम किसी के देनदार हो गए हैं, अब हमें हर महीने उनको कुछ देना है, ठीक है, नहीं देंगे तो हथौड़ा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ईएमआई की। अब लोन लिया है तो ईएमआई बनेगी, मगर ईएमआई अगर हमारी बनती है तो मिनिमम आप इसको 2x मान के चलो, कि अगर मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 50 लाख आपने डाउन पेमेंट कर दी, 50 लाख रुपए की आप ईएमआई करा लोगे, ठीक है, लोन करा के ईएमआई बन जाएगी, तो ईएमआई कम से कम 2 गुना या उससे ज़्यादा होगी जो आपको रेंट मिल रहा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, समझ रहे। और मान लो अगर आपने कोई प्लॉट पे ले लिया तो उसके ऊपर तो कोई रेंट भी नहीं है, तो ये तो डिपेंड करता है। अब हम बात करें मेंटेनेंस की। ऑब्वियसली अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो वहाँ पर डेप्रीशिएशन मतलब मेंटेनेंस मांगता है ना, कोई भी चीज़ डिग्रेड होती है, टूट फूट खराब कुछ भी हो रहा है तो मेंटेनेंस मांगता है, तो हर साल कुछ ना कुछ पैसा उस मेंटेनेंस में डेप्रीशिएशन के अंदर भी जाता है, ठीक है। और हम 5th पॉइंट की बात करें तो है मिस गाइडेंस। इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो चैनल पे ऑलरेडी बना रखा है मनी फंडर्स में। तो पहले लोकेशन के ऊपर बात करते हैं। हमने देखा है कि सजबाग दिखा के कि ये आने वाला है, ऐसा होने वाला है, इतना अपग्रेड होगा, करंट सिचुएशन में बहुत सारे बिल्डर्स या एजेंट्स हमें प्रॉपर्टी बेच देते हैं।
मगर हम में से कितने सारे लोग उतना एफर्ट लगाते हैं एक्चुअल में वहाँ के फ्यूचर प्लान्स गवर्नमेंट के देखने में, ठीक है, वहाँ आसपास की लोकेलिटी देखने में, चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे समझने में, ठीक है, या लोकल रिसर्च करने में क्या कभी टाइम लगाते हैं? हम विश्वास पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इसलिए मैक्सिमम टाइम धोखा खाते हैं। चीज़ें ले ली, 10-10 साल से ऊपर हो गए, पोजेशन नहीं मिल रहे, या फिर क्या कहते हैं वहाँ पर एप्रिसिएशन ही नहीं आई। 25 लाख लगाए थे, 10 साल बाद के बाद 27 लाख पीट के मिल रहे हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा हमारे संग भी हुआ है। हमने 24-25 लाख रुपए की एक चीज़ ली थी, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, बिल्डर का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, 2011-12 में ली थी, और जब हमने सेल करी, आई थिंक ये बात है 2018 मतलब 8-9 साल से भी ज़्यादा हो गए थे, 18 के बाद की बात है, 19-20 की बात है, जब उसको सेल करा 2020 में, 20 में भी नहीं, सॉरी 2022 में, हाँ एग्जैक्टली 11-12 साल हो गए थे। 2022 में जब सेल करा तो 25 लाख रुपए जो लगाए थे, मुश्किल से 28-29 लाख रुपए हाथ में आए थे। सोचिए कितने लंबे पीरियड के बाद। क्यों? क्योंकि हम सजवाद के अंदर आ गए थे कि ऐसा होगा, ये आने वाला है, वो आने वाला है, और चीज़ें नहीं हुई क्योंकि हमने तो विश्वास पे प्रॉपर्टी ले ली थी। तो दोस्तों बिजनेस ना विश्वास के ऊपर नहीं होता, इन्वेस्टमेंट ना विश्वास के ऊपर नहीं होती, ये आपकी नॉलेज के ऊपर होती है। ये आपको सही लीगल एडवाइजर्स और ग्राउंड लेवल पे आपने कितना होमवर्क करा है, क्योंकि आपको छोटी मोटी चीज़ नहीं लगा रहे हो, 10,000 चले गए, डूब गए, 10 के 20 में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हम अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी की बात कर रहे हैं। तो लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिकली होनी चाहिए, सोच समझ के आपको चीज़ें लेनी है, और क्या वो आपके फ्यूचर प्लानिंग से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, या किसी के कहने पे हाँ उसका बढ़ेगा चल मेरा भी बढ़ेगा, नहीं, ये सोच समझिएगा। सेकंड, हम जब पेपर्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर गड़बड़ी पाई गई है तो वो पेपर्स के अंदर पाई गई है, चेन के अंदर कमी है, ठीक है, जो चीज़ मतलब ऐसा भी देखा गया है पूरी की पूरी कॉलोनियाँ बना दी गई, बट वो गवर्नमेंट के द्वारा इलीगल थी। अब वो मिली भगत से बना दी गई, बात अलग है, बट लोगों का पैसा तो चला गया, उनके सपने तो डूब गए। पेपर में क्या कमी है, ऑथराइज चीज़ है कि नहीं है, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, क्या आप वो पेपर्स लीगली प्रॉपर तरीके से कभी चेक कराते हैं, क्या उनको क्रॉस वेरीफाई करा जाता है, क्या उनमें की जो कमियां हैं उनको पूरा करा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हम नेग्लिजेंस कर देते हैं, भेजाने और विश्वास के ऊपर कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ मैं, कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है और हो रहा है। जो आप लोगों को हम अवेयर करेंगे तब आप कुछ तो पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे, कुछ तो राइट स्टेप्स लेंगे, और हो सकता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को किसी सही जगह पे लगाएं या सही तरीके से लगाने में मदद करें। अब अगर हम बात करें लिक्विडिटी, 6 पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी, तो इससे पहले मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम एक टॉपिक लेकर आने वाले हैं, एक वीडियो लेकर आने वाले हैं कि अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या अपने खुद के रहने के लिए करें या रेंटिंग पर्पस के हिसाब से करें। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि अगर हमारे पास जमा पूंजी तो एक लिमिटेड है, अब उससे कुछ खरीद लिया तो उसमें क्या है, ज़िंदगी भर एक तो EMI भी देनी है और उधर रहना भी है, या फिर हम रेंट के पर्पस एप्रिसिएशन के पर्पस के हिसाब से करें। तो इसके ऊपर बहुत डिटेल टॉपिक लेकर आने वाले हैं। प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज ये हमारी लाइफ में कभी ना कभी मोड़ आता है, हमें पता होना चाहिए। तो वो वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। अब हम बात करें लिक्विडिटी की। लाइफ में कब अनसर्टिनिटी आ जाए, कब पैसों की एकदम से ज़रूरत पड़ जाए, और लोगों का जनरली इंडिया के अंदर यही होता है, अपना सब कुछ जोड़ जाड़ के हम लोग एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल या प्लॉट, कुछ भी ले लेते हैं, सब जोड़ लेते हैं। जीवन में हमने एक मुकाम हासिल करा, बट ज़रूरी तो नहीं कि जब आपने ली और जब आपको पैसा चाहिए तो उसके दाम बड़े ही हों या उतने बड़े हों कि जितने आपको लगे कि हाँ वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, जो मैंने इन्वेस्ट करा उसकी वैल्यू मिल रही है। अर्जेंट, कई बार लाइफ में कोई रिटर्न मैटर नहीं करता, ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि हमें पैसा चाहिए होता है। तो लिक्विडिटी का इशू हमेशा रियल एस्टेट में रहेगा। अगर आपको कल पैसा चाहिए, 1 महीने में पैसा चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उस पर आपको पैसा मिलेगा। एक्सपेक्ट छोड़ो, पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ग्राहक लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए अब हम आएंगे इक्विटी के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, जिसको बहुत सारे लोग हम शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भी कुछ
मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। सबसे बड़ा डीमेरिट के बारे में बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो लोगों को डर लगता है, नेगेटिविटी है, जो हम पुराने अपने बुजुर्गों से भी सुनते आ रहे हैं, अरे जुआ है, जुआ बोला जाता है इसको। क्योंकि आप समझो ना बात को कि हम कितने, हमारे जब बुजुर्ग थे, क्या उस समय शेयर मार्केट उतनी होती थी? ये तो एक नया मोड़ आया है पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर। चाहे ये 20 30 सालों से है, 50 साल से है, मगर जो ट्रेंड में आया है वो पिछले 5-10 साल के अंदर ही ज़्यादा आया है। अब क्योंकि लोगों ने सही नॉलेज ना होने की वजह से या फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से, उतने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे पहले लोगों के पास कि उनको कोई अपडेट दे रहा है, फाइनेंशियल नॉलेज दे रहा है, या वो कंपनी की चीज़ें कहाँ से वेरीफाई करें, ठीक है, और वो अपनी अपनी फील्ड में बिजी थे। तो इस वजह से अगर वो किसी के कहने पे पैसा डाल भी देते थे और उनको नुकसान हो गया, और एक तो इस वजह से नुकसान की सही नॉलेज नहीं थी, किसी के भी कहने पे पैसा डाल दिया, नुकसान हुआ। और दूसरा नुकसान लालच, सबसे बड़ा जो पैसा डुबाने वाली चीज़ है ना, वो लालच है कि एक दिन के अंदर ही 10 के 20 बना लूं। इस वजह से सबसे ज़्यादा पैसा डूबता है। कान यहाँ से पकड़े वहाँ से पकड़े, ज़्यादा डीप में नहीं जाते। सिंपल सा फंडा डीमेरिट क्या है? रिस्क है। इसीलिए ही चाहे यूट्यूब पे हो या टीवी पे आए या रेडियो पे आए, कहीं पर भी आए, ये साफ बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक्स हो, यहाँ पर रिस्क है। ठीक है, तो सोच समझ के अपनी नॉलेज के आधार पे डिसीजन लीजिए। यही बात मैं आपको बोलता हूँ, हर यूट्यूबर बोलते हैं कि कभी भी आपको इस मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय लीजिए, और उससे भी बड़ी बात अपनी खुद को अवेयर कीजिए, नॉलेज लीजिए। तो हम भी ऐसी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को डेली अवेयर करते हैं, अपडेट करते हैं, ताकि आप लोग अपनी हार्ड एंड मनी को सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाएँ। दोस्तों, यहाँ पर ये बात निकल के आ गई, डीमेरिट समझ में आ गया। अब बात करते हैं, सबसे इसी का पॉइंट लेते हैं, कैपिटल। यहाँ पर लो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल से काम किया जा सकता है। यहाँ पर आप 1000, 2000, 10,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। अब बहुत कम पैसा है तो SIP से कर लो, म्यूचुअल फंड से कर लो, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, और इसके ऊपर भी अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे करें, SIP का बेस्ट तरीका क्या है, सब आपको बताएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन। लो इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करी जा सकती है। यहाँ पर 10, 20, 50 लाख होने की ज़रूरत नहीं है, 10-20 हज़ार से भी शुरू करा जा सकता है, बस राइट नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें लोन की या EMI की, तो यहाँ पर एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये बोला गया है, लेने को तो आप लोन लेके भी इन्वेस्ट कर सकते हो, रिटर्न कमा सकते हो, मगर ये सजेशन नहीं है कि ये आपको सलाह नहीं दी जाएगी कि आप कर्जे लो फिर स्टॉक मार्केट में लगाओ, क्योंकि दोस्तों रिस्क तो है, तो उससे कोई नहीं पीछे हट सकता। तो इसलिए लोन और EMI का चक्कर कभी मत डालना, लोन लेके कभी भी इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। अब हम अगर मेंटेनेंस की बात करें, तो मेंटेनेंस का इस मार्केट में मतलब हो जाता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्यों हो जाता है? क्या मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, बट डेली अपडेट रहने की ज़रूरत है। और आप जिस इंडस्ट्री में, जिस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपको उनकी नॉलेज है, क्या आपको मार्केट की नॉलेज है, क्या आप अपडेटेड हो, या कि दूसरे की फेक टिप्स, मैं ये नहीं कहूँगा फेक ही होती हैं, अच्छी या बुरी टिप्स के ऊपर सीधा आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देते हो। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर रेगुलर बेसिस पे करते रहनी पड़ेगी, ताकि आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ, उस कॉन्फिडेंस से आप पैसा लगा पाओ कि मैं बना के दिखाऊंगा अपना पैसा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मिस गाइडेंस लोकल पेपर्स की, या पेपर वगैरह, पेपर वर्क की। तो यहाँ पर एज सच कुछ मिस गाइडेंस की संभावनाएं कम है। मिस गाइडेंस बस यही है कि आप किसी के भी दी हुई टिप के ऊपर, अगर वो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो आप किसी की भी दी हुई टिप के ऊपर पैसा ना लगाएं। और क्योंकि अब पेपर वर्क से मतलब है कि खुद को अवेयर करें, खुद पूरी नॉलेज लें। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लिक्विडिटी की यहाँ पर जहाँ तक बात करें, तो सबसे अच्छा तरीका है ये लिक्विड। अगर मान लीजिए आपके 2 लाख रुपए इस मार्केट में लगे हुए हैं, आपके पास आज कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पैसा चाहिए ही, तो सिर्फ एक क्लिक पे अगले दिन आपकी जेब में पैसा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि
आज की डेट में स्टॉक मार्केट क्यों इतना पॉपुलर हो गया है। पहले एज सच कुछ प्लेटफॉर्म्स नहीं हुए करते थे। आज अप स्टॉक की हम बात करें, जीरोधा की बात करें, एंजल वन की बात करें, एसएमसी की बात करें, ठीक है, एम स्टॉक्स की बात करें, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि जिनके ऊपर आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर वो आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, न्यूज़ भी देते हैं, ठीक है, और साथ के साथ आपको 1 क्लिक 2 क्लिक के अंदर बाय सेल का ऑप्शन दे देते हैं। ब्रोकरेजेस ना के बराबर हो गई हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं वो तो सभी को दे रहे हैं, अब किसी भी सेक्टर के अंदर हो, मगर ब्रोकरेजेस भी ना के बराबर हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं। तो दोस्तों ये इसलिए लोगों का फेवरेट बनता जा रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में से ये एक है। बिकॉज आप इतिहास उठा लो, आप ये देखो, आप ये ग्राफ देख लो, आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देख लो, सेंसेक्स का देख लो, निफ्टी का देख लो, लॉन्ग टर्म के अंदर सिर्फ नीचे से पहाड़ ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो चांदी है। चलो मैं आपको अपनी एक राय बताता हूँ, बहुत सिंपल लॉजिकल है, आप चीज़ को बहुत लॉजिकली समझना। क्या मैं गलत हूँ तो लिख देना, हाँ आप गलत बोल रहे हो। हम रियल एस्टेट की बात करें, किसी भी मोड की बात करें दुनिया में जिससे हम इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, किसी भी बिजनेस की बात करें, हम सबको पता है कि हर देश की जो इकोनॉमी है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। देश की सारी इकोनॉमी, सारे बिजनेसेस इसके ऊपर डिपेंड है, दुनिया भर का पैसा लगा हुआ है। अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी देश ग्रो करेगा, जो उसको करना ही होगा, समय के संग कीमतें बढ़ेंगी। आज से 20 साल पहले 1000 रुपये भी बहुत होते थे शेयर खरीदने के लिए, बट क्या आज 1000 रुपये बहुत हैं शेयर खरीदने के लिए 20 साल बाद? नहीं। तो पैसा तो अपने आप ही ग्रो होगा ना। तो जब इकोनॉमी को ग्रो होना ही पड़ेगा, देश को ग्रो होना ही पड़ेगा, हर बिजनेस, बड़े से बड़े बिजनेस, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, बड़े से बड़े आप मतलब आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करो, भले वो कितना कमा रही है मगर उनका खुद का पैसा भी इन्हीं मार्केटों में लगा है, तो ये मार्केटें तो ग्रो होंगी ना। रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा लगा होता है यहाँ पर, उनके खुद के आईपीओज होते हैं। तो इकोनॉमी ग्रो होगी तो ये तो ग्रो होना ही है। हाँ, रिस्क कहाँ है कि कौन सी कंपनी में लगा रहे हो भाई, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी के बैलेंस शीट क्या है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या वो नॉलेज लिया है आपने? क्या वो आपको पता है कैसे ढूंढना है, कैसे पता करना है? और क्या इतना टाइम आप लगा रहे हो वहाँ पर सीखने करने के लिए? तो अगर तो आप इस इंडस्ट्री से बहुत पैसा कमाना चाहते हो, इन्फिनाइट पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको समय भी देना पड़ेगा, नॉलेज भी लेनी पड़ेगी और राइट कंपनीज का चुनाव करना पड़ेगा। टिप्स एंड ट्रिक्स से कुछ नहीं होगा। अगर सबकी टिप्स इतनी ही बढ़िया होती तो वो अपने ही लाखों रुपयों को करोड़ों अरबों रुपए में बदल लेते। तो इसलिए रिस्क है। मगर दोस्तों यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि आज की डेट में ना के बराबर ब्रोकरेज है, कम से इन्वेस्ट कर सकते हो, लिक्विडिटी है, ठीक है, हर चीज़ है। तो क्यों नहीं आज की डेट में हम स्टॉक मार्केट से पैसा बना पा रहे हैं? क्योंकि हमारे में ग्रीड ज़्यादा है, हमें अपने पैसे से, बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, लालच ज़्यादा है। रियल एस्टेट में 20 लाख रुपए डाल के 10 साल हम इंतज़ार कर लेंगे। भाई साहब कैलकुलेट कर लेना, अगर 20 लाख रुपए आज से 10 साल पहले आपने अच्छी कंपनी में, किसी भी 2-3 अच्छी कंपनी में लगाया होता, आज 10 साल बाद वो पैसा कम से कम 10 गुना या उससे ज़्यादा हो चुका होता। अब दोस्तों एंड में बात करते हैं कि क्या समझा हमने यहाँ से। मैं आपको बस एक ही मूल मंत्र दे रहा हूँ, दोनों ही इंडस्ट्री के अंदर, अगर आपको रियल एस्टेट में जाना है या स्टॉक मार्केट में जाना है या किसी और इन्वेस्टमेंट में जाना है, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप कदम रखें। दूसरा, हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अगर आपके पास मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 1 करोड़ रुपए हैं, तो एक ही जगह पे नहीं, ये सलाह मेरी है, ये मेरे राय है, बाकी करना आपको है, कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, ताकि कोई अप है, कभी कोई डाउन है, बट आपको रेगुलर मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर देखा जाए तो हर जगह से सही रिटर्न मिल जाएगा और लिक्विडिटी भी हाथ में रहेगी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप एक पुख्ता चीज़ भी अपने नाम करके बैठे होगे। तो इसलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, नॉलेज को अपग्रेड करें और फाइनेंशियल नॉलेज को रेगुलर अपग्रेड करने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, मनी फंडास को ज्वाइन करें,
ऐसा दमदार कंटेंट चैनल पे है और आगे आने वाले टाइम में और ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी फंडास।